नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांकवान। आज का मुद्दा है हरियाणा में किस तरह से 2024 को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आज सोनीपत में इसकी झलक देखी गई है, क्योंकि कांग्रेस ने रैली का आयोजन किया और जमकर इस दौरान सरकार पर प्रहार किए गए, क्योंकि हरियाणा इन दिनों इलेक्शन मोड पर नजर आ रहा है। सीएम ग्राउंड पर के जनसंवाद कर रहे हैं, सभी दल सक्रिय हैं। इस बीच सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है, संविधान को कमजोर करने के आरोप लगाए गए। जमकर हरियाणा की गठबंधन सरकार को बेरोजगारी से लेकर ऋण पर घेरा, क्राइम को लेकर निशाना साधा गया तो चुनावी वादे करते भी हुड्डा नजर आए। ऐसे में बेरोजगारी से लेकर ऋण तक, प्रति व्यक्ति आय तक, सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों की हकीकत क्या है? क्यों आंकड़े मेल नहीं खाते हैं? क्या ये मुद्दे चुनावी मुद्दे भी बनने वाले हैं? सवाल ये भी। साथ ही 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा, क्या इस वादे के जरिए हुड्डा जनता को लुभा पाएंगे? चर्चा होगी, इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश होगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में सियासी उठापटक इन दिनों चरम पर है। सभी दलों में 2024 से पहले चुनावी हलचल तेज है। एक तरफ सीएम मनोहर लाल जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी काफी एक्टिव है। इस बीच कांग्रेस ने सोनीपत में भारत सत्याग्रह और संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। रैली में हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता शामिल हुए। नेता विपक्ष हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथ लिया, संविधान को कमजोर करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले को न्यायपूर्ण न होने की बात कही। तो वहीं हुड्डा ने हरियाणा की गठबंधन सरकार को एक बार फिर से घेरा। हुड्डा ने एक बार फिर से कर्ज के मुद्दे को लेकर सरकार पर वार किए तो प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा के पिछड़ने और क्राइम और बेरोजगारी में नंबर 1 होने के आरोप लगाए। एक बात जरूर कहूंगा भाई, मेरे मन में टीस है बहुत जबरदस्त। 2014 में जो प्रदेश हमने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार, इसमें जो प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 छोड़ा था, आज किस चीज में हो गया भाई नंबर 1? बेरोजगारी में, आज भ्रष्टाचार में, कानून व्यवस्था की दामचीनी में दौरान चाहता आंकड़े, आज अपराध में, और आज किस चीज में भाई? सही बात कह रहा है, खिलाड़ियों के अपमान का अपमान तो सबका, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी, ग्रामीण, खिलाड़ी, शेड्यूल कास्ट, भाई बैकवर्ड क्लासेस, हर चीज में बैकवर्ड क्लास का क्रेडिट दे देंगे हम। क्या किया? बढ़ा दिया, 6 लाख से 8 लाख कर दिया, 6 कर दिया तो किसको मिलेगा वो? 8 लाख से 6 लाख कर दिया ना। और हम क्या करेंगे? 8 लाख जो हमने कर रखा था उसको भी बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। तो ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए आज इन्होंने क्या किया भाई? मैं जैसे कहा, मैं जो बात चर्चा करते हुए नहीं कहना चाहता, लेकिन हमने हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश था जो हमारी सरकार थी जिसने 20 लाख गरीब बच्चों को, दलित को 100 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का वजीफा महीने का देने काम किया था। इन्हें वो भी पीछे हटा दिया। 100 बच्चे हमने लाखों प्लॉट दिए, वो भी स्कीम बंद कर दी, बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी। कोई तो एक काम कहे, एक काम बताएं। आज अपने पोस्टर छाप रखे, हमने ये किया, वो किया। क्या किया भाई? प्रदेश कर्जे में डुबा दिया। जो कह रहे थे 3 लाख करोड़, भाई इनको बताना चाहता हूँ, कर्जा और देनदारी मिलाकर आज हरियाणा का 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। बहरहाल कांग्रेस की इस रैली को भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। हुड्डा ने सोनीपत की धरती से एक बार फिर से चुनावी वादे करते हुए हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन 6,000 करने और 300 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने का भी ऐलान किया है। ऐसे में देखना ये है कि 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन और 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे हरियाणा के लोगों को कितना रास आते हैं। सत्तासीन दल कांग्रेस के इन वादों का क्या तोड़ निकालता है। देखना तो ये भी होगा कि बेरोजगारी और ऋण को लेकर सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच जनता इन मुद्दों को कैसे देखती है और क्या ये मुद्दे हरियाणा में चुनावी मुद्दों में तब्दील होंगे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
तो आज का क्या है मुद्दा और क्या सवाल रहेंगे, रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया। कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हरियाणा बीजेपी की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आपका भी स्वागत है। नेहरू प्रवक्ता रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। जेजेपी प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई जी, आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधवन जी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी स्वागत है। शुरुआत चौहान साहब आपसे। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर संविधान बचाओ कार्यक्रम आज कांग्रेस ने किए हैं। कांग्रेस आरोप ये लगाती है आपकी सरकार पर कि आप लोग संविधान को कमजोर कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं मिल रही है। ज्योति जी, मेरी ऑडियो मिल रहा है आपको? जी, अब मिल रही है सर, बोलिए। देखिए ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी हमारी विपक्षी पार्टी है, हमारी विरोधी पार्टी है, तो उनसे इस बात की तो हम कभी उम्मीद करते ही नहीं कि वो हमारी प्रशंसा करेंगे, हमें कभी यूं कहेंगे कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को मजबूत कर रहे हैं। वो प्रतिपक्ष में हैं और प्रतिपक्ष में अनाप शनाप और देसी में कहना हो तो आई बाई बोलने में भी वो कभी कसर नहीं छोड़ते। आज भी अगर उनके नेताओं ने संविधान का बहाना बनाकर संविधान का नाम लेकर के इस तरह की निरर्थक बातें की हैं, तो ये कांग्रेस से हमको उम्मीद ही ऐसी है। अच्छा। प्रदेश की जनता भी ये मान के चलती है कि भाई कांग्रेस बोलेगी तो ऐसा ही बोलेगी। कांग्रेस से इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सत्य और तथ्य जनता के सामने रखे। संविधान कमजोर करने का हम पर आरोप लगाने वाले कितने पक्के संविधान के रक्षक हैं, इसके उदाहरण आपके सामने मैं रखूंगा, प्रदेश के लोगों के सामने भी, आपके दर्शकों के सामने भी। कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने भारत का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अंबेडकर को थोड़े दिन भी सहन करने की हिम्मत नहीं दिखाई और उनको पहली सरकार में इतना परेशान कर दिया कि उनको मंत्री परिषद से अलग होना पड़ा। अगर इनका संविधान में विश्वास पहले दिन से होता तो ये डॉक्टर B.R. अंबेडकर को, बाबा साहब अंबेडकर को भी सहन और स्वीकार करते, उस दिन भी स्वीकार करते, आज भी स्वीकार करते। लेकिन ये केवल बाबा साहब की जयंती पर पुष्पांजलि करते हैं, अन्यथा बाबा साहब के विचार को, सिद्धांत को, खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्होंने पहले दिन से दरकिनार करने का काम किया, साइडलाइन करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ही है ज्योति जी जिसकी शिखर नेता इंदिरा गांधी, उनके चुनाव को इस देश की एक अदालत ने निरस्त कर दिया क्योंकि उसमें खामियां पाई गई थी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, प्रधानमंत्री का आसन बचाने के लिए कांग्रेस की उस समय की सरकार ने, उस समय की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी ने संविधान को निलंबित कर दिया था, सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया था, संविधान को खूंटी पर टांगकर आपातकाल आयद कर दिया था। देश में कांग्रेस को छोड़कर जो कोई भी राजनीतिक दल थे, सामाजिक संगठन थे, उन सबके नेताओं, कार्यकर्ताओं को महीनों तक, सालों तक जेलों में ठूंस दिया था। तो संविधान की बात करना इनके मुंह पर या इनके द्वारा किया जाना कहां जचता है। इनकी तो जवान लड़खड़ानी चाहिए, इनको शर्म भी आनी चाहिए संविधान की बात करते हुए। एक रिएक्शन मनीष जी से भी संविधान की दो बातें छोटी छोटी और जोड़ दूं, 2 वाक्य केवल, शॉर्ट में 2 वाक्य बोल दूं केवल। कांग्रेस पार्टी ने भारत की संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान में 1 दर्जन नहीं, कई दर्जन संशोधन करके जब इनको जैसा लगा वैसा उसको इन्होंने तोड़ा मरोड़ा और अब ये कहते हैं कि संविधान की रक्षा करने का टेंडर, ठेका इन्हीं का है। तो संविधान में कांग्रेस पार्टी की आस्था ना पहले दिन थी, ना दूसरे दिन थी, ना डॉक्टर अंबेडकर के समय में थी, ना इंदिरा गांधी के समय में थी। आपने विस्तार से उत्तर दिया, आज है। मनीष जी से भी एक रिएक्शन लेंगे, उसके बाद कई मुद्दे वो हैं जो सीधे हरियाणा से जुड़े हैं, उन पर हम आएंगे कि क्या वो मुद्दे चुनावी मुद्दे बनाने का प्रयास कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। मनीष जी, क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि संविधान कमजोर कर रही है सरकार? देखिए, मेरे भाई ने बहुत लंबी लंबी बातें करी
उन्होंने सत्य और तथ्य की बात करी कि मैं सत्य और तथ्य की बात करूंगा, मूल अधिकार की बात करी, और इन्होंने एक और बड़ी बात करी कि जबान लड़खड़ानी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये हमारे को कह रहे हैं, ये पिछले 9 साल से सत्ता में हैं, जिस तरीके से 750 किसान सड़क पर शहीद हो गए और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आकर टीवी पे बोलते हैं कि मेरे से गलती हो गई और मैं अपने कृषि काले कानून वापस लेता हूं। तो चलो उन्होंने वापस ले लिए, कानून समझ में आ गई, उनको 1 साल बाद पता चला कि गलती हो गई। तो क्या वो 750 जिनके परिवार आज सड़क पर हैं, जिनके परिवार के लाल लील हो गए, क्या उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने या हमारे खट्टर साहब ने कुछ किया? तो जबान उनकी लड़खड़ानी चाहिए जिन्होंने 750 चिराग इस हरियाणा के और देश के प्रदेशों के बुझाने का काम किया। उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने जवानों और किसान को आमने सामने गोलियां लगवाने का और लाठियों से सरकार चलाने का काम करा। उनकी जबान लड़खड़ानी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म उनको आना चाहिए जो आज देश के अंदर, जहां पर एक सैनिक, एक जवान जिस तरीके से देश के लिए अपनी शहादत देता है और बॉर्डर पर सेना में भर्ती होता है, उसको भी ये ठेका प्रति अग्नि उसमें लाकर 4 साल का ठेका इन्होंने शुरू करा। तो जबान इनकी लड़खड़ानी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना कहते थे कि डॉलर मजबूत हो रहा है। मैं एक मिनट सही ज्योति जी, प्रक्रिया से अगर कोई कार्रवाई होती है जो सरकार कहती है, तो शर्म क्यों लगता उनको है आनी कांग्रेस चाहिए। पार्टी और को जो कि आज संविधान को संविधान कमजोर किया जा रहा है, ज्योति क्यों जी, लगता जो है? संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोकसभा के संविधान की रक्षा कहाँ की अंदर, जो कांग्रेस ने लोकसभा चलाई के है, अंदर उसको अपने माइक को बंद करने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो 1 मिनट में सदस्यता रद्द करते हैं और अगले दिन उनका घर खाली करने का नोटिस देते हैं। तो संविधान में अगर विपक्षी, जो मेरे भाई कह रहे हैं कि हमारी विपक्षी पार्टी है, अरे भाई अगर हम जवान की और किसान की और आम लोगों की आवाज अगर नहीं उठाएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाएंगे? जो सत्ता के नशे में चूर हैं। आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 3000 छापे पिछले 9 साल में ईडी द्वारा मारे गए और जिसमें से एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। क्यों? आपके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें डालते ही सारे दूध के धुले हो जाते हैं? तो संविधान की बात आप ना करें, किसान की बात आप ना करें और जवान की बात आप ना करें। अगर आपने कोई बात करनी है तो अच्छे दिन की बात करें। और अच्छे दिन किसके आए हैं ये पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि सिर्फ हरियाणा में बीजेपी के मंत्रियों के और उनके कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आए हैं। हरियाणा के जवान और किसान के अच्छे दिन नहीं आए। तो जो आप कह रहे हो ना कि जबान लड़खड़ानी चाहिए, क्या डॉक्टर अंबेडकर से कभी माफी मांगी? जबान आपकी लड़खड़ानी चाहिए जिन्होंने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। प्रति व्यक्ति आय और निवेश में जो हरियाणा नंबर 1 था, आज क्राइम में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो आपको पूछिए क्या कांग्रेस ने कभी शर्म आनी चाहिए? आपातकाल के कुकर्मों के लिए माफी मांगी देश से? आप वीरेंद्र सिंह जी, आप अच्छे प्रवक्ता हैं। एक ही बात दोहराते रहेंगे, इस तरीके की शब्दावली आपको अच्छी नहीं लगती? ये जो शब्दावली है ये आपको अच्छी नहीं लगती? आप मुझे बताएं। अच्छा ये बताइए, आपातकाल अच्छा था क्या? संविधान को खूंटी पर टांगना आपातकाल में ठीक था क्या? क्या आप माफी मांगना चाहेंगे? आज खेत आज 21वीं सदी में आप 40 साल पीछे जाके बात करते हो। हम आपसे दिल्ली की बात करते हैं, आप लंदन की बात करते हो। हम आपसे हरियाणा की बात करते हैं, आप राहुल गांधी की बात करते हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती 9 साल में हरियाणा 4 बार जला है। हरियाणा 4 बार जला है खट्टर साहब के राज में। हरियाणा के किसानों पर गोलियां चली हैं। उसी जवान ने और उसी किसान को आमने सामने लड़ाने का काम कराया आपने। तो आप वो बात कीजिए कि आपने अपनी सरकार में क्या किया? क्या कोई शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए, महिलाओं के लिए, एससी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए क्या आपने कोई काम किया है? अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएं, क्या नहीं जो आपने काम किया वो बताएं। लेकिन संविधान की बात करना बंद करिए, संविधान की दुहाई देना बंद करिए। देश 21वीं सदी में जा रहा है, देने का हक आपको है। देश 21वीं सदी में जा रहा है। आज की बात करें, आप प्रेजेंट काल की बात करें और फ्यूचर के बारे में बताएं कि आप क्या करेंगे। आज की बात मैं करता हूं। आज की बात मत करें। मैं आज की बात करना चाहता हूं। मैं आज की बात करना चाहता हूं। और चर्चा नहीं, चर्चा में आगे बढ़ेंगे चाहूंगी। मैंने शुरुआत में कहा कि हम हरियाणा को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि संविधान को लेकर बात हुई। आप दोनों पार्टियों के रिएक्शन मुझे लेने थे, शुरुआत में लिए। मनदीप बिश्नोई जी,
6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, और जब जब ये 6,000 रुपए का जिक्र किया जाता है, मंच से वादा किया जाता है, तो आपकी पार्टी के 5100 रुपए का वादा भी याद दिलाया जाता है कि आप लोग तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो कांग्रेस वादे को पूरा करेगी। चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से प्रदेशवासियों और देशवासियों को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से भी पूरा प्रदेश और देश जानता है, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करना हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। दूसरी बात, आपने पेंशन को लेकर के जो बात पूछी है कि 6,000 का वायदा किया गया, वादा तो हुड्डा साहब ने 2014 में भी किया होगा, 19 में भी किया होगा, लेकिन जो इनके काले कारनामे थे उनको जनता अभी भूली नहीं, इन पर विश्वास नहीं करने वाली। रही बात जननायक जनता पार्टी माननीय दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा 5100 रुपए की जो पेंशन करने की बात थी, वृद्धावस्था पेंशन, जो जननायक चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, हम बार बार कह रहे हैं कि हम गठबंधन सरकार के अंदर हैं, गठबंधन के हम साझीदार हैं, तो जितना हमसे उस गठबंधन के सहयोगी के तौर पर हम करवा पा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की इस विधानसभा के अंदर 90 में से हमें मात्र 10 सीटें मिली है। जिस दिन 46 मिलेगी उस दिन पेंशन 5100 भी होगी, और 5100 तो अब की बात है, आगे और ज्यादा, क्योंकि जब महंगाई दर बदर बढ़ रही है तो 5100 शायद कम हो तो उससे ज्यादा भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन दुष्यंत चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिस दिन 46 विधायक हमारे पास होंगे, उस दिन हर वायदा पूरा किया जाएगा। मनदीप जी, मेरा एक सवाल ये भी था, जब रिपोर्ट हमने देखी फाइनल व्यू में, एक सवाल ये भी था कि सत्तासीन दलों के पास कांग्रेस के हुड्डा साहब के 6,000 रुपए के वादे का तोड़ क्या होगा। पिछली बार तो आप लोगों ने 5100 कहा था, क्या इस बार भी इस बार कोई नंबर देंगे कि अगर सत्ता में आए फिर से तो इतने रुपए की जाएगी बुढ़ापा पेंशन, क्या कहेंगे? सरकार चल रही है, दोनों दल आपस में माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री महोदय बड़े अच्छे सामंजस्य के साथ सरकार चला रहे हैं, जनहित के जो कल्याणकारी कार्य वो कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आएगा उस वक्त बैठ करके और जो मैनिफेस्टो बनेगा वो बिल्कुल उस वक्त के हालात के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार, जनता की विचार के अनुसार बिल्कुल बनेगा। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मेरे साथी अभी कह रहे थे लोकतंत्र और संविधान के बारे में। जिस संविधान निर्माता की आज जन्म जयंती है उस पर इन्होंने संविधान बचाओ के नाम पर रैली तो कर दी, लेकिन बिल्कुल सही बात कि क्या उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जो इज्जत, जो सम्मान होना चाहिए था, जिस प्रकार से इन्होंने भारत रत्न को केवल और केवल कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के लिए रख दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी को उन्होंने भारत रत्न नहीं जिसके वो हकदार थे, ये तो उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी जब इस देश के अंदर उप प्रधानमंत्री बने और जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने बाबा साहब को उनका जो हक बनता था भारत रत्न वो देकर के उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि पेश की। अब कांग्रेस केवल लोकतंत्र और संविधान के नाम पर राजनीति जरूर कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने इमरजेंसी और प्रदेश के अंदर नसबंदी चलाई थी उसको आज प्रदेश आज भी नहीं भूला है। कांग्रेस के काले शासन, कुशासन को ना भूला है, और चाहे ये वायदा 6,000 का करे, 60,000 का करे, इनके ऊपर प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करने वाली। इनको तो सोते जागते केवल एक युवा नेता दुष्यंत चौटाला नजर आ रहा है। गाहे विश्वास तो आप लोगों से भी उठा होगा, आप लोगों ने कहा था 5100 कर देंगे, बिल्कुल 5100 का वायदा किया, लेकिन वो 5100 कम किया था वायदा। कांग्रेस पर जहाँ तक भरोसा करने की बात है मनदीप जी, जहाँ तक कांग्रेस की 31 सीटें आई थी, आप लोगों को 10 सीटें मिली थी। ज्योति, जब 46 सीटों के साथ हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत चौटाला भी मुख्यमंत्री होंगे तो जनता से किया गया एक एक वायदा पूरा होगा। तो अब दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाया जाए तब आप लोग पिछले मैनिफेस्टो के वादे पूरे करेंगे, ये कह रहे हैं आप? निश्चित तौर पर जिस दिन उसके हाथ में पूर्णतया कलम तो होगी। ये क्या गठबंधन का धर्म है फिर इस तरह की बातें करना? जब आप लोग गठबंधन में हैं, सीएम मनोहर लाल जी हैं, आप पैनल पर कह रहे हैं कि वादे तो तब पूरे होंगे जब दुष्यंत को सीएम बनाया जाएगा, तो आप ये कह रहे हैं कि सीएम मनोहर लाल हैं इसलिए आप लोग वादे नहीं पूरे कर पा रहे, क्या कह रहे हैं आप? जब जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र को लागू करने की बात की जा रही है तो वो तभी संभव है जब जननायक जनता पार्टी पूर्ण तौर पर सत्ता में हो। आज गठबंधन में है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चाहे वो 75 रिजर्वेशन की बात हो, चाहे महिलाओं को 50% हिस्सेदारी लेने की बात हो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर, तो वो वायदे पूरे किए जा चुके हैं। पेंशन गठबंधन सरकार में है, 51 तो नहीं कर पाए लेकिन उसके नजदीक जरूर पहुंचेंगे। अच्छा, रजत जी, ताऊ देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू की, अब भी सरकार ये कहती है, वर्तमान सरकार की, हमने ऐतिहासिक वृद्धि की है, लेकिन जेजेपी के वादे के आसपास तो अभी नहीं दिखते। अब हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि हम कर देंगे 6,000 रुपए,
साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह के जो वादे हैं जो कि अभी से किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, रिझा पाएंगे हरियाणा के वोटर्स को? आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा ज्योति जी। पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और आज वैशाखी का त्योहार भी है, उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पहला आपने सवाल हुड्डा जी पे किया है, दूसरा सवाल आपने जजपा के ऊपर किया है। जहाँ तक हुड्डा जी की बात है तो ये हुड्डा जी ने ही 2011 में कैप लगाने का काम किया था। जो आज जो 2 लाख से अब 3 लाख हुआ है, ये कैप जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने लगाया था बुढ़ापा पेंशन के ऊपर। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें नई पार्टी बनानी पड़ जाएगी, तब एक उन्होंने एक अपना कांग्रेस से अलग ही मैनिफेस्टो जारी कर दिया था, उसमें भी अलग अलग घोषणाएं करती थी। जहां तक हुड्डा जी की अब बात कर रहे हैं तो हुड्डा जी के 2 सवाल हैं। एक तो ओपीएस जो थी उसको किसने खत्म किया, न्यू पेंशन स्कीम किसने लागू करी, क्योंकि ये निश्चित तौर पे आपने डिबेट में मुझे कहा था बाइंडिंग नहीं है, तो बाइंडिंग थी ये। कभी अब आज के दिन अगर कोई बात करता है तो हरियाणा सरकार उसके ऊपर ये जवाब देती है कि हम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है। अगर लॉ बन गया था, पहले नोटिफिकेशन हुई थी, फिर लॉ बना था, ये भाजपा की सरकार ने किया था, उस टाइम वाजपेयी जी की सरकार ने। मैंने किसी डिबेट में कहा था, आप ये कह रहे हैं? हाँ, आप देखिए, ओपीएस को जब खत्म किया गया तो एनडीए सरकार में, अटल सरकार में किया गया। आप लोग भी यहाँ तो साझेदार थे। राज्यों के लिए तो मैंडेटरी नहीं था, हुड्डा साहब ने हरियाणा में किया। नहीं सर, अब हरियाणा सरकार फिर ये क्यों कह रही है कि हमने इसे लागू कर देते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है? कौन रोक रहा है? फिर कोई बाइंडिंग नहीं है तो लागू कर दे। फिर क्यों नहीं करती सरकार लागू करे? उसके बाद हुड्डा जी कह रहे हैं कि हम देखिए, इसमें बीजेपी, रजत जी, वीरेंद्र चौहान जी बेटर बता पाएंगे, लेकिन बीजेपी का चुनावी वादा तो जहां तक मुझे जानकारी है नहीं था कि हम ओपीएस को खत्म करेंगे। ये जजपा जननायक जनता पार्टी का वादा था। ये जननायक जनता पार्टी का वादा था, ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लेकिन आप ये देखिए ना, जितनी शिद्दत इन्होंने 9 महकमे लेने में दिखाई, जो लड़ाई डिप्टी सीएम के लिए करी, वो लड़ाई 5100 के लिए भी मनवा लेते हैं। छोड़ बोल देते भी 2-4 महकमे छोड़ देता हूँ, हमारी ये मांग मानो, या मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा ही नहीं जब तक ये मेरी मांग नहीं मानी जाती। आज ये कहते हैं 46 एमएलए। अरे सोच ही तुम्हारी 40 तक है, वो तो आप जब पूरा जोर लगा के पार्टी में भीतरघात करके जब दिख रहा था कि सरकार आ रही है तभी नहीं लगा कि आ जाएंगे, लेकिन जनता ने नकार दिया। ये इंडियन नेशनल लोकदल का वोट इन्होंने जो 11% वोट, जो इनको भी इनके जेब हाथ से भी किसका, ये कभी मानेंगे नहीं। इनकी लालच की वजह से सब कुछ हुआ। क्या अभय सिंह चौटाला जी तब बुरे नहीं थे जब एमपी बनाया? तब तो 2013 में बुरे उठाने चाहिए थे। हमने तो लगातार 10 साल लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभय सिंह चौटाला जी के नीचे निकाला, तब नहीं था जब एमएलए बनना था। आप, मैं बताऊं, हिसार लोकसभा सीट 40-45 हजार मनदीप जी और वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं मिल रही है। जजपा ने जब ये सीट हारे, जजपा से लड़े, और तब वो भी आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बावजूद 4.25 लाख वोटों से हारे। ये चंद लोग डिसाइड कर लेंगे, लालच तो और कुछ भी नहीं था। ये अगर बुरे थे अभय सिंह जी को 2014 में बुरे होने चाहिए था, 15 में होने चाहिए थे। ये क्या इलेक्शन से पहले इनको सारी कमियां नजर आ गई अभय सिंह चौटाला जी में। छोड़िए इनके बारे में क्या बात करनी, इनको इतनी मेहनत इनके बारे में तो दादा गौतम भी कहते हैं कि क्या क्या जीन गया, क्या क्या नहीं, कोफर खाना डरगाना नहीं है, मैं क्या बोलूं। लेकिन 5100 ये बोल रहे थे कि 5100 से और आगे करेंगे। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इन्होंने 5100 कर दी। आज तक 5100 आपको तो बिल्कुल, आप तो नकारे हुए लोग हैं, उसके बाद तो नकारे हुए लोग हैं। जिस प्रकार किसान आंदोलन के अंदर आपने इस्तीफा दिया और आपके एकमात्र विधायक बामुश्किल 5000 वोटों से जीते, जिस पर आप 40,000 का दावा कर रहे थे, 5000 से जीते। सुनो, आपको पूर्णतया जनता ने नकार दिया है। मात्र 1.5% वोट हासिल करने वालों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। आप क्या जवाब, आपसे जवाब मांगा किसने? मात्र 1.5% वोट आए आपके, रजत जी, मात्र 1.5%, मात्र 1.5%। आपको तो जनता ने पूर्णतया नकार दिया। आज हरियाणा प्रदेश का जो किसान है, जो युवा है, वो दुष्यंत चौटाला जी में अपना भविष्य देख रहा है। उनसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे पता आपको मिर्ची लगी। कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो आप लोगों को हो रही है। आपको एक युवा उदयमान होता हुआ सहन नहीं हो रहा। ज्योति जी
कौन बोल रहा है? आपको तो खुश होना मनदीप चाहिए। जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। नहीं, और सुनने सवाल- अगर इनकी कोई लॉजिकली बात होगी हम सुनेंगे। सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे सर। कौन सुनेगा? 1% वोट हो आप 2% हो कितना ही हो, है। सवाल तो पूछे जाएंगे। 10 रुपए की सवाल तो सरकार से होंगे। 10 रुपए की बात करेंगे जनता तो भी कौन पूछेगी, सुनेगा? मीडिया भी पूछेगा, विपक्ष भी पूछेगा। तथ्यहीन बात अगर करेंगे ज्योति तो इनकी कौन सुनेगा? आप अभी तो इनको अपना आंसर कंप्लीट करने दीजिए। आप मेरा समय आएंगे तो आएंगे। सवाल पूछा गया हरियाणा की जनता को बीच में संबोधित कर रहा हूं मैं। आप बिश्नोई को संबोधित नहीं कर रहा मैं। आप मैं अकेले जनता को नहीं संबोधित कर रहा, पूरे हरियाणा की जनता सुन रही है। इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, किसान आंदोलन के समय अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। ऐसी एक समय न्याय युद्ध के लिए स्वर्गीय देवीलाल जी ने भी 85 में महल से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने हिम्मत होनी चाहिए। आपने तो किसान आंदोलन के समय इन काले कानूनों के पक्ष में जहाँ 750 किसानों की शहादत होगी 7.5। आप क्या कर रहे हैं? ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। आपके नेता क्या बोल रहे हैं? कानून वापस नहीं होते, कानूनों में अमेंडमेंट होती है, आप उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट है 10 मिनट से, कोई सुन नहीं रहा मेरी बात। इस्तीफा दिया 1 मिनट बीच में, फिर बीच में मुझे पता है आपको। पीसीआर से कहिए मुझे कनेक्ट। जी पीसीआर वीरेंद्र चौहान जी का नंबर लगाया जाए। क्या दिक्कत है? आप व्यक्ति को पता नहीं क्या दिक्कत है। नहीं, आपसे बात नहीं कर रहे रजत जी, आप फटाफट आप बात कंप्लीट कीजिए अपनी, जल्दी आगे बढ़िए। करने आए हैं, डिबेट में हिस्सा लेने आए हैं। फिर बीच में इन्होंने, हमने तो 3 पार्टियों के अगेंस्ट जीत दर्ज करी। हमारी वोटें भी बढ़ी, वहां से कांग्रेस ने भी वोट इनको ट्रांसफर कराई, फिर भी नहीं हरा पाए। हमें गर्व है अपने नेता के ऊपर कि हिम्मत है हमें। अभय सिंह चौटाला जी को जानने का मौका ही नहीं मिलता। अरे अगर पार्टी के 2 पार्ट होते सब कुछ आप ही का तो था, कभी कुछ आप ही के हाथ में तो दे रखा था। इनको स्टूडेंट बैंक पार्टी से निकाला किसने? आप ही लोगों ने निकाला। अब उस बात के ऊपर बहस करोगे नहीं, गलत दिन रख लीजिए, उसे बता देंगे कारण क्या हुआ था। आप लोगों ने किस साजिश के तहत झूठे पत्र निकाल करके नोटिस दिया गया। चौहान साहब आपके पास आएंगे। आप लोग जिम्मेवार आपका नंबर फिर से लगाने के लिए कहा गया कि पीसीआर को। जादौन साहब मानकर चले कि हरियाणा इलेक्शन मोड पर आगे आ गए। मेन बात तो रह गई। हाँ, निश्चित तौर पर शुरुआत में कह देते ये जो तो समय दिया आपको, सोनीपत रैली है, प्लीज आप बोलिए। 9 विधानसभा क्षेत्र को कवर करके आयोजित की गई। भाजपा के प्रवक्ता में चलिए आप 9 अपनी बात भी विधानसभा बोल क्षेत्र दीजिए। को राजेंद्र जी इस थोड़ा रैली से इंतजार कवर और कर ही सर लिया है बोलिए सर। और उन्होंने मुद्दे उठा दिए, सरकार की आलोचना कर दी और हरियाणा पिछड़ रहा है ये भी कहा है। संविधान का मुद्दा तो है ही अपनी जगह, लेकिन हरियाणा की क्या स्थिति है उस पर भी बोले हैं वो, और उनका अपना चुनावी घोषणा पत्र भी चल रहा है। अब ये देख लीजिए कि इस तरह के लुभावने जो वादे हैं, मुफ्त बिजली, बुढ़ापा पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, इससे ही देखिए हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बना ली ओल्ड पेंशन स्कीम से, और आप जो पड़ोस में हुआ है वो हरियाणा में भी अगर आप लेके आते हैं तो मैं समझता हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम से कर्मचारी वर्ग तो बहुत आकर्षित होगा, पेंशनर भी आकर्षित होगा। तो ये जो लुभावना एजेंडा आया है, साफ तौर पर चुनावी अभियान शुरू हो चुका है और ये विपक्ष आपके समक्ष भी उनका पहले से चल रहा था। अब ये नेशनल प्रोग्राम आ गया कांग्रेस का, उसके तहत उन्होंने ये रैली की है, पर इसमें भी अपना चुनावी एजेंडा तो उन्होंने चलाया ही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पिछड़ रहा है और हम आएंगे तो ये करेंगे, पुरानी पेंशन स्कीम लाएंगी और बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए करेंगे और भी कई तरह के वादे, 300 यूनिट बिजली देंगे और भी कई वायदे हैं। और कर्ज का मुद्दा भी उठाते रहे वो ये कह रहे हैं कि कर्ज अगर हम लेंगे तो हम प्रोजेक्ट लाएंगे, हमने कर्ज लिया तो हम प्रोजेक्ट लेके आए थे, ये सरकार कर्ज ले रही है लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। तो ये तमाम मुद्दे हैं और लोगों को एकत्रित करके 9 विधानसभा क्षेत्र के को प्रभावित करते हुए ये रैली आयोजित की गई है। तो निश्चित तौर पर ये चुनावी अभियान शुरू हो चुका है और वो पहले भी जो है अपना जो है इस तरह का चुनावी जो वादे हैं वो पहले से घोषित कर चुके हैं और इस तरह के जो लुभावने वादे हैं वो मतदाता को निश्चित तौर पर आकर्षित करते हैं। पंजाब में यही हुआ, देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने जो लुभावने वादे किए दिल्ली में किए, दिल्ली में लागू किए। तो मतदाता आज ये सोचता है कि पार्टियां अपने तरीके से जोड़ तोड़ करके सत्ता हासिल कर लेती हैं, तो हम क्यों ना फ्री व्हील जो मुफ्त की रियायतें हैं उनको स्वीकार ना करें, क्यों ना करें। जो कोई इस तरह का आकर्षक एजेंडा लेकर कोई दल आता है तो निश्चित तौर पर मतदाता उसकी तरफ उड़ जाता है। ठीक है चौहान साहब,
हम ये आम जनता को भी लग रहा है और हम भी मानकर चल रहे हैं कि हुड्डा साहब अब मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, उसमें फिर दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, ओपीएस को लेकर बात हो, फ्री बिजली की बात हो या पेंशन 6000 करने की बात हो, इसमें इसके अलावा एक और मेरा सवाल ये है आपसे देखिए कि कर्ज, देखिए मैनिफेस्टो को लेकर हमने बात की कि मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, ये हम मानकर चल रहे हैं, लेकिन बार बार जिस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है कि सरकार ऋण को लेकर झूठ बोल रही है, झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, उलझाया जा रहा है कि 4,23,000 करोड़ का ऋण हरियाणा पर है और विकास कार्य उसके बावजूद भी नहीं। हेलो, मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा वे अपना चुनावी मैनिफेस्टो पढ़ने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। चुनाव का मैनिफेस्टो एक अच्छा डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा क्या किया जाएगा अगर वो सत्ता में आता है, ये उसका एक दस्तावेज होता है। परंतु चुनावी मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कही गई बड़ी बड़ी बातें, अच्छी बातें, वो जनता के गले तब उतर पाती हैं ज्योति जी, जब उन बातों के पीछे, उस दस्तावेज के पीछे कोई प्रामाणिक क्रेडिबल लीडरशिप खड़ी हुई हो, ऐसा कोई नेतृत्व खड़ा हुआ हो जिस नेतृत्व का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया काम करने का हो, जिस नेतृत्व का ट्रैक रिकॉर्ड अपनी कही हुई बात को लागू करने का हो, तो लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी का केंद्र का नेतृत्व, दोनों ही स्तरों पर कंफ्यूज नेतृत्व है, करप्शन के आरोपों पर से घिरा हुआ नेतृत्व है और भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंशवाद के आरोपों के कारण, जातिवाद के आरोपों के कारण पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हुआ नेतृत्व है। तो ये कुछ भी पढ़ लें और पढ़े हुए का शपथ पत्र भी जाकर के अदालत में दे आए, मान लीजिए ये जो कह रहे हैं उसका एफिडेविट भी ये दे दें अदालत में जाके, तो भी हरियाणा की जनता इन पर विश्वास करने वाली नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने धरातल से लेकर के और शिखर तक अपनी विश्वसनीयता पिछले कुछ वर्षों में हर चुनाव के दौरान गंवाई है, वो नीचे की तरफ गई है, वो रिकवरी का उसने कोई साइन आज तक नहीं दिखाया। पूरे देश तो में मुझे इतना ही कहना है। पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति चाहे जो हो, पूछिए। लेकिन हरियाणा में कम से कम कमजोर तो नहीं है कांग्रेस पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी है, 30 विधायकों के साथ। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल है। लेकिन मैं विश्वास के साथ एक बात कहता हूं कि ये इनको 19 में कुछ सीटें पिछली बारी से ज्यादा मिल गई, उसके बावजूद हरियाणा की कांग्रेस ने 19 से लेकर आज जब हम 23 में खड़े हैं, अपने संगठनात्मक ढांचे को या अपनी लीडरशिप को ठीक करने का, दुरुस्त करने का, सिंक्रोनाइज करने का, सिस्टमेटिक करने का कोई उपाय किया ही नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि विधायक तो आ गए होंगे 19 में इनके, लेकिन 19 से इनका ग्राफ लगातार नीचे ही गया है, गुटबंदी चरम पर है। दो इनके प्रदेश के अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति से संयोग से आते थे, उनको दुर्गति करके निकालने का जो श्रेय है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही जाता है। तो अब भी अशोक तंवर को तो लाठियां मार के भगाया गया। अभी भी तो दलित को लेकर आए हैं, थी कि संगठन नहीं बनाने देते आप मुझे। फूलचंद मुलाना से लेकर बात कर लीजिए, अशोक तंवर की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, उदय भान की बात करें, ये संयोग तो नहीं, ये कांग्रेस के प्रयोग है, ये जाट और दलित का जो कॉम्बिनेशन है ये प्रयोग है, लेकिन अभी तो दलित प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब मैं ऋण पर आपसे जवाब चाहूंगी, अगर आप संक्षेप में बता पाए। इस प्रयोग पर एक टिप्पणी, हमें इस प्रयोग पर एक टिप्पणी और फिर ऋण पर। इस प्रयोग पर मेरी टिप्पणी ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दलित अध्यक्ष का प्रयोग तो करना है, लेकिन उनको दलित अध्यक्ष अशोक तंवर नहीं चाहिए क्योंकि वो बुलंद आवाज में बोल लेते हैं। इनको कुमारी शैलजा नहीं चाहिए क्योंकि वो सीनियर हैं। ऐसे दलित अध्यक्ष या अध्यक्ष मंडल चाहिए जो इनके यहाँ नतमस्तक रहें, दरबारियों की तरह काम करते रहें, और ये जिसको चाहे संगठन में बनाने दें, जिसको चाहे न बनाने दें, और ये स्वयं को या अपने पुत्र, सांसद पुत्र को वो मुख्यमंत्री के नाते प्रोजेक्ट करने का जो इनका मंतव्य है वो पूरा करने। चलिए, मैं ऋण को लेकर आपसे अगले उत्तर में बात करूंगी। चौहान साहब, समय का थोड़ा देखिए, समय को भी थोड़ा बैलेंस करके चलना। ऋण पर बात कर देता हूँ, बहुत संक्षेप में कहता हूँ।
मैं 2 लाइनों में कहूंगा केवल। ऋण की बात यह है कि कोई भी राज्य कितना ऋण ले सकता है जीएसडीपी के अनुपात में, इसके मानदंड और मानक तय हैं। हरियाणा की वर्तमान सरकार, चाहे उसका पहला कार्यकाल हो चाहे अब दूसरा कार्यकाल हो, हमने कर्ज लेने के मानकों को 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए भी तोड़ा नहीं। हमारा कर्ज निर्धारित सीमाओं में रहा है। एक बात, हमने जो कर्ज लिया उसको प्रदेश के विकास के कार्यों पर खर्च किया है। ऋण लेके घी पीने वाले हम लोग नहीं है जो ये थे। इनके कार्यकाल में हुड्डा साहब के, केवल एक वाक्य कह रहा हूं, दोबारा पूछ लीजिएगा इस पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में ये स्थिति आ गई थी हरियाणा की बिजली कंपनियों की एक दिन के जो बिजली कंपनियों को कर्ज देने वाली एजेंसीज थी, उन्होंने इनकार कर दिया था कि भाई साहब हरियाणा जी, हम आपको कोई कर्ज नहीं देंगे क्योंकि आपकी देने की, वापस करने की क्षमता ही नहीं है। आज हरियाणा की बिजली कंपनियां 24 घंटे तो बिजली दे रही हैं 90% गांवों में, और वो घाटे में नहीं है। तो बढ़िया प्रबंधन इनका है कि हमारा है? इनसे पूछा जाना चाहिए। फर्जी आंकड़े प्रस्तुत जो ये करते हैं उनका जवाब लगातार मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी दिया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर गलत आंकड़े दे रहे हैं भी हुड्डा साहब के अपने आरोप है कि आप सबसे महंगी बिजली हरियाणा दे रहा है, सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं हरियाणा को। ठीक है, अभी चर्चा को आगे ले जाना होगा। मनीष जी, मेरे भाई सदन में मनीष जी और इनके नेता को, मनीष जी के और इनके नेता को एक चुनौती दे रहा हूं। अगर मुख्यमंत्री गलत आंकड़े दे रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री सदन के पटल पर गलत आंकड़े दे रहे हैं, सदन के बाहर गलत आंकड़े दे रहे हैं, तो वो उनको जाकर अदालत में चुनौती दे ले, संवैधानिक मंचों मोर्चों पर चुनौती दे ले, लोगों को गुमराह ना करें। ठीक है, वहां तो मैं मनीष जी, जब सीएम उत्तर दे चुके हैं सदन में, सिलसिला जारी रखें। सीएम उत्तर दे चुके हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है, आप सभी जानते हैं, हरियाणा न्यूज इस पर बहुत बार डिबेट, और सदन में कोई झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन हुड्डा साहब वहां तो नहीं बोले, प्रेस वार्ता करते हैं। ये देनदारियां भी इसमें शामिल करना कि देखिए जो कर्ज है वो तो है ही, जितनी भी देनदारियां हैं उसको भी हुड्डा साहब काउंट कर रहे हैं। मेरे भाई ने बड़ी वाणी में मधुरता के साथ, आपने उनसे ऋण पे सवाल पूछा, उन्होंने ऋण पे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ऋण पे बोला कि सभी मानक मापदंड को पूरा करके हमने ऋण लिए, हमारी क्षमता थी, हमारी लौटाने की वो थी, बड़ी अच्छी बात करी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो 60,000 करोड़ रुपए हुड्डा साहब छोड़कर गए थे, आज वो 4.25 लाख हजार करोड़, मैं जो आप पे आ रहा हूँ, आप पे दोनों चीजों पे आ रहा हूँ। आज जो 4.25 लाख हजार करोड़ रुपए हरियाणा की जनता पे कर्ज है, जो इस सरकार ने 9 साल में कर्ज लिया है, क्या उस कर्ज के बदले, वीरेंद्र सिंह जी एक मिनट, क्या उस कर्ज के बदले आपने 1 इंच मेट्रो लाइन आगे बढ़ाई? आप कोई यूनिवर्सिटी लेकर आए? आपने कोई विश्वविद्यालय बनाया? आपने कोई शिक्षा का कोई वो बनाया? आपने कोई स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाया? तो ये कर्जा आखिर हुआ कहां? ना तो रैपिड मेट्रो आगे बढ़ी, ना मेट्रो बढ़ी, ना शिक्षा की कोई विश्वविद्यालय आया, ना स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल बना। तो ये 4.25 लाख हजार करोड़ रुपए कर्जे गए कहां? एक मेरे भाई ने बात कही कि घी पीने वाले थे। अरे भैया, हमारा तो हरियाणा दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। आज हरियाणा कहाँ खड़ा है? आज हरियाणा चिट्टे का सौदागर हो गया है। आज नशे में जो युवा वर्ग है वो नशे की ओर जा रहा है। तो ये आपने हरियाणा को दिया है सौगात में। एक मेरे भाई ने, दूसरे जेजेपी के भाई ने जब सवाल पूछा तो उसने बीजेपी इनेलो वाले से कहा कि आपकी 1.5% जवाब वो है वोटर, आपको क्या जवाब दें? तो संविधान, लोकतंत्र हमें ये बताता है, जिस आदमी का एक सिंगल वोट भी है वो भी सत्ता पक्ष से अपनी बात रख सकता है, वो भी सवाल कर सकता है। आज जो रैली थी वो इसी बात के लिए थी कि संविधान में हमारा अधिकार है अपनी बात को रखने का और सत्ता पक्ष से पूछने का। लेकिन यहाँ तो प्रवक्ता, जो सरकार के प्रवक्ता हैं, वो आगे कह रहे हैं कि आपकी 1.5% की आपका वोटर है, आपको तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा। ये तो 1.5% को भी मानने को तैयार नहीं। तो आम आदमी की आवाज इस गूंगी बहरी सरकार तक जाना और पहुंचाना वो विपक्ष का काम है, जिसको हुड्डा साहब कर रहे हैं। आज इनको बड़ी बातें लगती हैं। एक मेरे भाई ने कहा जनहित के कार्य कर रहे हैं, तो इस सरकार में 9 साल में कौन से जनहित के कार्य करे? और जो दुष्यंत चौटाला जी की बात कर रहे हैं, युवा नेता की बात कर रहे हैं, अरे भैया 12 महकमे उनके पास हैं। कोरोना काल में सारे घोटाले उनके नाम है। और जेजेपी ने जिसने कहा, एक ने कहा 70 पार,
दूसरे ने कहा जमुना पार, और मलाई खाने के लिए दोनों मिल बैठे यार। और जो 5100 रुपए पेंशन की बात थी, जब आपका गठबंधन हुआ आपने बाहर निकल के कहा कि हमने 5100 पेंशन की बात मनवा ली है, लेकिन वो आज तक नहीं हुई। हुड्डा साहब जब आएंगे 6000 पेंशन भी करेंगे, 300 यूनिट बिजली भी देंगे, 100 गज के प्लाट भी देंगे, और एससी वर्ग के जो स्कॉलरशिप आपने बच्चों की बंद करी, वो भी चालू करेंगे, मेट्रो भी आगे लेके जाएंगे, फिर शिक्षा का हब बनेगा, फिर स्वास्थ्य के हॉस्पिटल बनेंगे, हरियाणा फिर विकास की रफ्तार में बढ़ेगा, और हरियाणा फिर प्रति व्यक्ति आय और निवेश में जो हुड्डा साहब के कार्यकाल में था फिर नंबर 1 बनेगा। आपने हरियाणा को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नशे में डालने का काम करा। सिर्फ यहाँ पर बैठकर झूठ बोलने का, आपने कहा सत्य और तथ्य, तो 4.25 लाख करोड़ का सत्य कहाँ है? वो मेट्रो 9 साल से खड़ी है, ठीक है, अभी पिलर नहीं बढ़ा पाए आप। मैं बेरोजगारी को लेकर भी सवाल पूछना शिक्षा के चाहूंगी। नाम पे एक स्कूल नहीं बढ़ा पाए, एक हॉस्पिटल नहीं बढ़ा पाए। अपने एक लिए तो आपने आप जिला एक कार्यालय, तो अपने ठीक लिए है, इन्होंने बीजेपी के मैं कार्यालय बनाए ये हैं। सिरे से खारिज करना या सरकार के काम को बिल्कुल मैं जीरो एक कह उत्तर देना, देता ये हूं। तो सरकार के काम ये है, ऐसे काम खारिज वो नहीं हो दिखाए सकता तो सर कि सही, 1 वो इंच बताए मेट्रो तो नहीं सही। बनी, एक विश्वविद्यालय नहीं बना, एक मेट्रो मेडिकल वही कॉलेज गई नहीं है। बना। एक बिजली का प्लांट इन्होंने एक आप लगाया कुछ हो। तो ये तो उत्तर बताएं कि देता इतना किसान इतना शहीद हो बना, गए। ये काफी नहीं ऐसा है, ऐसा कोई होना सरकारी चाहिए। वर्ग नहीं है जो सड़कों पर ना हो इनके राज में। ये कैसी बातें करते हैं? मैं उत्तर दे दूं। कर्मचारी दूसरा आदमी का कर्मचारी 95% वोट रहे हैं, हर एक एक ही बात सरकार में बताऊं, सड़कों पर रहे हैं, हर एक वर्ग में। नहीं, आप अभी तो सुनेंगे, अभी तो आप सुनेंगे शांति से। चौहान साहब आएंगे एक आपके पास, छोटा एक सा- बार बेरोजगारी को लेकर मैं बात कर लूं। बंदी बिश्नोई जी, मैं एक छोटा सा उत्तर दे दूं। सर आप संक्षेप में अगर उत्तर दें तो बहुत जल्दी बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक ईंट विकास के नाम पर नहीं लगी। वो जितना कोरा झूठ बोलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी, उसी तर्ज पर उनके प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठकर इसी तरह का उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा, एक कहते हैं एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक कॉलेज नहीं बना, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। जिस प्रदेश में कई यूनिवर्सिटियां बनी हो, कई मेडिकल कॉलेज इस दौरान बन गए हो, सड़कों का जाल बेहतरीन हो गया हो, अस्पताल बने हो, गांवों में आधारभूत संरचना बेहतर हुई हो, उसको सरेआम जो झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पे बैठकर। एक बात बताइए, इनकी कही किसी और बात पर लोग कैसे भरोसा कर लेंगे? नाम भी बता जिनको दो। ये इस तरह झूठ चौहान बोलते साहब हुए एक शर्म नाम नहीं भी आती बता दो। बिल्कुल भी। निर्लजता खट्टर साहब के भी नहीं बता पाए थे नाम साथ, तो। निर्लजता के साथ, खट्टर साहब भी नाम नहीं बता पाए थे। अरे और जो मैं आप बात कह रहे हो कर हुड्डा रहा साहब हूं। झूठ बोलते हैं, अरे आप ये झूठ बताओ, तो आप भारतीय ये जनता बताओ, पार्टी अरे, बोलती अरे, है। रुको मिस्टर खटाना, झूठ मिस्टर चौहान खटाना, साहब, झूठ मिस्टर भारतीय खटाना, जनता मिस्टर पार्टी खटाना, बोलती मिस्टर है। खटाना, 2 करोड़ मिस्टर रोजगार, खटाना, मिस्टर 15 लाख खटाना, रुपए खाते मिस्टर में, खटाना, स्मार्ट मिस्टर सिटी, खटाना, बुलेट मिस्टर ट्रेन खटाना, कहाँ मिस्टर है? खटाना। झूठ अब भारतीय एक बार जनता- देखिए, ज्योति हुड्डा जी, साहब जो ज्योति जी, कहते हैं, झूठ वो रुकना करके चाहिए ना, दिखाते हैं। झूठ रुकना चाहिए ना, आपने एक झूठ रुकना यूनिवर्सिटी चाहिए का कि नाम नहीं? तो बताओ। झूठ रुकना यहाँ चाहिए पर कि नहीं? 4 बार एम्स अरे की घोषणा अकल- कर गए अरे, रेवाड़ी में। अरे बता दूं तो आज माफी तक नहीं मांगोगे? बना। और हुड्डा अच्छा, साहब सुनो, ने सुनो, जो सुनो। ज्योति जी, अब परीक्षा हो थी, जाएगा, वो आज बंद जांच कर हो दी। जाए, मनीष आज जी, जांच हो मनीष जाएगी, जी, झूठ खाने का के जो झूठ। काम था, वो बंद कर दिया। आपकी किसी बात नहीं सर, ये क्या चिल्ला ज्योति, ये क्या तरीका है इनका मनीष जी? नहीं, ये जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे आप, ये क्या तरीका है? एक छोटा सा, नहीं मनीष खटाना जी, आपकी बात पर, ज्योति जी, आपकी केवल बात एक बात पर कह रहा हूं। इनको एक बहुत मैं छोटा ये उत्तर कह रहा देना हूं। था। आप भी क्या- साथ में बोलने लगते हैं सर, क्यों समय क्या- की बर्बादी कर रहे हैं आप लोग? इन्होंने एक एक छोटा भी सा। नाम बताया। मुझे केवल एक नहीं, वाक्य बोलने दीजिए, मुझे आप- केवल एक आप वाक्य अभी कहने शांति, दीजिए। आप मैं शांति से एक नाम, सुनें। एक आप धैर्य से बैठे, मैं आपका एक उत्तर वाक्य में पूरा हो उत्तर चुका है। दूंगा। आप एक वाक्य में मैं अपनी बात एक करिए, वाक्य उसके में बाद उत्तर नहीं, दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ना, एक ही मैं वाक्य। एक वाक्य में उत्तर दूंगा। मैं एक वाक्य में मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को अभी मेरा उत्तर सुनने के बाद प्रवक्तागिरी छोड़ देनी चाहिए या राजनीति छोड़ देनी चाहिए। लोगों हरियाणा में की ये कह आवाज रही है, एक भी उठानी यूनिवर्सिटी मनीष जी, नहीं आप गई। फिर से साथ में बोलने लगे हैं। विश्वकर्मा, ये अरे तीन रुको, प्रवक्ता दो शांति अरे से रुको। सुन रहे हैं, फिर इनका समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में प्रदेश में कई यूनिवर्सिटियां बनी। 3 का नाम सामने बता रहा हूं। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हमारे शासनकाल में बना, चिकित्सा विश्वविद्यालय करनाल में हमारे कार्यकाल में बना, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे कार्यकाल में बनी, ठीक है, ये एक संस्कृत वाक्य में विश्वविद्यालय पूरी हमारे होने वाली कार्यकाल बात में नहीं है, कैंसर चौहान जिले में साहब। बना। और आपकी बात आ कांग्रेस गई के और मैं प्रवक्ता खुद ही झूठ कह रही हूँ बोल रहे मनीष जी को कि ये तो हो ही नहीं सकता कि ये आप झूठ सिरे बोल रहे से हैं, माफी खारिज कर मंगवाइए दें इनसे। कि कुछ भी नहीं हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। माफी मांगे या माफी प्रवक्ता जी, आप मनीष जी। मांगिए। 750 किसान ये शहीद नाम हो गए। पूछ रहे थे मुझसे, हरियाणा का मुझसे युवा नाम पूछ रहे थे। बेरोजगार है, किसान अरे सड़कों झूठे पर है, इंसान। जवान को और किसान अरे को मरवाने का अभी- काम अभी- किया है। अभी क्या पूछ रहे थे? हरियाणा को 4 बार जवाब मिल चलाने गया। का काम करा है। तो अब माफी आप शर्म मांगिए। है,
माफी कोई आप शर्म मांगिए। है? शर्म है क्या? अरे भैया, शर्म है हमने क्या? तो किसान को, शर्म है क्या? जवान की बात शर्म है क्या? रखने सरेआम का झूठ बोलते हो, विपक्ष फिर में, माफी नहीं और मांगते। वैसे भी चलिए, इस सभी देश लोग का निर्लजता नागरिक भरने के जाना नाते चाहिए। हमारा ठीक है, अधिकार मनीष है, जी, मनीष और जी। उस काम को हम बखूबी मनीष जी, निभाएंगे। क्या ये- म्यूट ये करना ही एक निर्लजता ऑप्शन है? है। आपको म्यूट किया जाए? ये निर्लजता है। वीरेंद्र जी, आप भी सुने, अभी आप भी सुने। मनदीप बिश्नोई जी, सीएम जब बड़ी उपलब्धियों की बात करते हैं तो पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म करने की बात होती है नौकरी को लेकर। आप लोग बड़ी उपलब्धियों की बात करते हैं, निजी सेक्टर में 75% आरक्षण का जिक्र करते हैं, लेकिन हुड्डा साहब भी कहते हैं कि सरकार ने, गठबंधन सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है, और जहां भी जा रहे हैं इस वादे को बार बार किया जा रहा है कि हम लोग रोजगार देंगे। इस आरोप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बेरोजगारी में पूरे देश में अव्वल के हरियाणा। ज्योति, हुड्डा साहब अगर इतने सही होते तो 2014 में, 2019 में चुनाव हुए तो इनकी सरकार आती। 19 में तो यहाँ तक हुआ कि दोनों पिता पुत्र संसद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हार गए, उनके अपने क्षेत्र में हार गए जिन्हें वो अपना गढ़ मानते हैं। जहां तक रोजगार की बात है, दुष्यंत चौटाला ऐसा युवा सांसद जिन्होंने रोजगार मेरा अधिकार अभियान चलाया और अपने लेवल पर उन्होंने एक सांसद के तौर पर, निजी तौर पर अपने लेवल के ऊपर पहली बार प्रदेश के अंदर को रोजगार मेला लगवाया। उसमें प्राइवेट निजी कंपनियों को बुला करके उनमें लगभग 4000 युवाओं को रोजगार दिलवाया। और जब प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बने तो वादा ये था कि 75% निजी क्षेत्र के अंदर हरियाणा प्रदेश के काबिल युवा को रोजगार मिले, और उसके बारे में कानून भी बनवा लिया। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही वो कानून लागू भी होगा। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, ये सरकार का, गठबंधन सरकार का भी ये दायित्व है और उनका प्रयास है। और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का तो ये अभियान था कि रोजगार मेरा अधिकार, ये हर युवा का अधिकार है, उसका अभियान है, उसको मिलना चाहिए। जहां तक मेरे साथी बार बार कह रहे हैं कि घोटाले घोटाले घोटाले, घोटालेबाजों की सरकार तो 2014 से पहले थी, चाहे वो देश में थी या प्रदेश में थी। अब अगर कोई घोटालेबाज है तो उसे सरकार खुद पकड़ती है, सलाखों के पीछे भेजती है। निरंतर घोटालेबाज पकड़े जा रहे हैं। मुझे एक घोटाला इस प्रकार का बता दीजिए जिसे विपक्ष ने खोज करके जनता के सामने रखा हो। आज तक एक भी घोटाला ऐसा नहीं जिसे विपक्ष ने सामने लेकर के आए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2014 से पहले के बहुत से घोटाले विपक्ष सामने लेकर के आता था, सरकार उसे दबाने का काम करती थी। आज तो सरकार अगर घोटाला को पता लग जाता है, उन घोटालेबाजों को पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजती है। न केवल भेजती है बल्कि उन्हें सजा मिले इस प्रकार की व्यवस्था का काम करती है। जी रजत जी, देखिए, बेरोजगारी को लेकर जब हम बात करते हैं, आपकी पार्टी बेरोजगारी को लेकर जो कांग्रेस के आरोप हैं, सीएमआई की जो आंकड़े हैं जिनको सरकार, सीएम खारिज करते हैं, सदन में भी जवाब दे चुके हैं, बार बार उसी एजेंसी और बार बार उन्हीं आंकड़ों के साथ सरकार को घेरना, क्या इनेलो भी इन आरोपों के साथ थे कांग्रेस पार्टी के? देखिए, कांग्रेस की अपनी वो है, हम अपने जो मुद्दे हैं हम अपने खुद उठाने में सक्षम है। और बहुत से जो आप देखते होंगे सड़क से सदन तक इंडियन नेशनल लोकदल सबसे पहले वो मुद्दे मीडिया के सामने, प्रेस के सामने लेके आने का काम करती है। और जहाँ तक सीएमआई की बात है तो मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस कोई रेपुटेड न्यूज़पेपर होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया भी होगा, ट्रिब्यून भी होगा। तो ये मीडिया के ऊपर क्वेश्चन है, ये विपक्ष के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। ये उसी सीएमआई के आंकड़ों को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में वोट मांगते हैं। वही आंकड़े गुजरात में कम है, वही आंकड़े कर्नाटक में कम है, उत्तर प्रदेश में कम है, कर्नाटक में कम है। और भाजपा के अन्य बहुत सारे जो प्रदेश है वहीं बेरोजगारी दर कम है। क्यों हरियाणा में लगातार नंबर 1 पे है? मैं बताता हूँ, ये कौशल रोजगार सिर्फ 1 साल कंट्रैक्चुअल, ये कहते हैं, ये इसको आप रोजगार कहते हैं, ना कोई पेंशन की सिक्योरिटी, ना कोई घर की सिक्योरिटी, ना जॉब की सिक्योरिटी, और वहां भी बैकडोर एंट्री कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, लेक्चरर बैठे हैं पिछले 1.5 साल से धरने के ऊपर, कोविड वाले बैठे हैं 286 दिन से धरने के ऊपर, रोडवेज वाले बैठे हैं 3 साल से धरने के ऊपर, ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट वाले बैठे हैं, असिस्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट वाले बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हैफिड के पीछे सेक्टर 5 जो धरना स्थल घोषित किया सरकार ने वहां, ये 1,82,000 पद खाली पड़े हैं। 15,000 के पास तो पोस्ट ही खत्म कर दी। कितनी पोस्टें लंबित है केसेस के अंदर? 29 बार पेपर लीक हुआ, करोड़ों रुपए में आंसर की बेची गई, ब्लैंक चेक लिए गए।
ये वहां के एसपी की स्टेटमेंट है जो अखबारों में छपी है, न्यूज़पेपर में ये कोट हुआ है। 350 लाख एचपीएससी के दफ्तर में मिलता है, नायब तहसीलदार, पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद एसकेएस जुडिशियल, डेंटल सर्जन, क्लास 1 से लेके ग्रुप सी ग्रुप डी तक की भर्तियां बैठी जा रही है। लाखों आवेदन आते हैं, पीएचडी करे बच्चे, मेडिकल नॉन मेडिकल हिस्ट्री के बच्चे चपरासी के पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं सरकार के अंदर। क्या हालत है प्रदेश के अंदर, हर तीसरा युवा बेरोजगार है। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार है, नशे के और तरफ जा रहे हैं बच्चे, क्राइम का सहारा ले रहे हैं बच्चे, जमीनें बेच बेच के विदेशों में जा रहे हैं बच्चे। ये सरकार वादा करती है, बात करते ठीक है, आखिरी कमेंट की ओर चर्चा को ले जाते हुए जादून साहब आपका। एक मिनट ज्योति जी, पहले भी मेरा समय, मैं तो भी बोलने के बावजूद भी मैं जजपा के प्रवक्ता के बीच में नहीं बोला। रोजगार पर मेरी टिप्पणी जरूर ले लीजिएगा जी, बोलिए। इनकी टिप्पणी ले लेना आज, क्योंकि संविधान बाला साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। देखिए, उन्होंने बात की हमेशा कास्ट सिस्टम की एबॉलिशमेंट की, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, लेकिन क्या जातिवाद खत्म हो गया आज की डेट में? क्या हाथरस जैसी घटनाएं भूल रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कितना दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो भूल रहे हैं? वो लिबर्टी, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते थे, क्या आज के दिन है वो? कहा आपके तो संविधान खतरे में नहीं है। 124 के तहत पत्रकारों तक को तो छोड़ा नहीं जाता, स्टूडेंट कॉमेडियन किसी को नहीं छोड़ा जाता। कितने तो दंगे हो रहे हैं देश प्रदेश के अंदर। हमें देखना चाहिए आज देश और प्रदेश में क्या हालत है। क्या हरियाणा नहीं जला था, दिल्ली नहीं जला था, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे, इंदौर में नहीं हो रहे, कहाँ नहीं हो रहे? क्यों ऐसी घटनाएं को दिया जा रहा है टूल? ठीक है सर, समय बहुत कम है अभी। चौहान साहब आपके पास अगर समय बचता है तो आते हैं। जादून साहब आखिरी कमेंट आपका। देखिए, ऐसा है, रोजगार पर मेरी टिप्पणी जरूर लीजिएगा। कोशिश रहेगी जी। विपक्ष भी अगर कोई मुद्दा उठा रहा है तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब कर्ज पर श्वेत पत्र की मांग थी अपोजिशन लीडर की, तो आप तमाम आंकड़े, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इनके आंकड़े गलत है तो श्वेत पत्र जारी करिए। अब क्यों नहीं जारी कर रहे? ऐसे नौकरियों का इशू भी चलता रहा है। मेरी तो ये राय है कि नौकरियों पर भी अब तक आपने 8-9 साल में कितनी नौकरियां दी और कितनी विवादों में कोर्ट में फंसी हुई है, कितनी विज्ञापन और आवेदन दिए जाने के बाद रद्द कर दी गई। वो अब इस पर भी एक श्वेत पत्र आना चाहिए ताकि लोगों को वस्तु स्थिति का पता चले। ईएमआई को छोड़िए आप, लेकिन आप अपनी तरफ से एक श्वेत पत्र जारी कीजिए ताकि लोगों को सही तथ्यात्मक जानकारी मिल सके। ठीक है। मुख्यमंत्री जी का तो ये कहना है कि प्रदेश में जो पीपीपी परिवार परिचय पत्र हमने बनवाए हैं उनमें जो हमारे पास आंकड़ा आया है वो 6% बेरोजगारी का है। अब इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सीवाईए के आंकड़े आ जाते। तो आप श्वेत पत्र जारी कीजिए, हमने इतनी नौकरियां दी, इतनी कोर्ट में फंसी हुई है, इतनी रद्द हुई, ये सब क्लियर कीजिए। ठीक है। चौहान साहब, रोजगार को लेकर संक्षेप में ये भी। हरियाणा सरकार के जो 2 कार्यकाल हैं, पहला कार्यकाल पूरा और अब जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। ये आंकड़े काल्पनिक नहीं हो सकते, ये आंकड़े रिकॉर्ड पर हैं। कांग्रेस हमसे पहले 2 कार्यकाल कांग्रेस के शासन के थे। कांग्रेस का आंकड़ा 75-80 हजार के बीच में आता है। कांग्रेस से अधिक नौकरियां सरकारी क्षेत्र में हमने उनसे कम समय में दे दी। इंडियन नेशनल लोकदल उससे पहले 6 साल शासनकाल में थी, इनका आंकड़ा 6-7 हजार के बीच में जाता है। नहीं, रही बात ज्यादा रहा सर, सीएमआई के मालिकान मेरी बात सुनिए ना, अगर भिन्न है तो ये साबित कर दें किसी दिन लाके। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। नहीं, देखिए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। एचपीएससी और एचएसएससी से जो नौकरियां सरकारी दी गई हैं वो अब तक की मनोहर सरकार की हरियाणा निर्माण के बाद सबसे अधिक हैं। उससे पहले हुड्डा के कार्यकाल की सबसे अधिक रही थी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और कई मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है। और बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या ये मुद्दे जनता को रास आने वाले हैं, जनता को लुभा पाएंगे, क्या ये चुनावी मुद्दों में तब्दील होंगे? इसे लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।